हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हम आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक मेगा रिवीजन बोर्ड सेशन लेकर आए हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपके लिए हम लेकर आए हैं मेगा क्विज सीरीज, जो कि आपको पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन पर देखने को मिलने वाला है। मैं आपके केमिस्ट्री पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने आया हूं, जिसके लिए हमने एक शेड्यूल अरेंज करा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस पे आपके लिए चैप्टर अपलोड करेंगे, जो कि और साथ में क्विज अपलोड होगी, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे देखेंगे और क्विज अटेंड करेंगे, ताकि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करा जाए। इसी के साथ आज 10 जनवरी है, तो हम चैप्टर 1 लेके आए आपके लिए सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा होने वाला है सॉल्यूशन, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब हम दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिलाते हैं, तो उससे जो हमें मिक्सचर मिलने वाला है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम दो कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो वो हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम तीन कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो वो होता है टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर हम फोर कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो वो होता है हमारा क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। इसी के साथ अगर सॉल्यूशन को देखें, तो हम दो पार्ट लेते हैं। एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन में होते हैं दो पार्ट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा लिमिटिंग अमाउंट में होता है। किस में होता है बेटा? लिमिटिंग अमाउंट में। लिमिटिंग अमाउंट। और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है। अब जो सॉल्वेंट है वो हमेशा एक ही होगा। सिंगल जो सब्सटेंस होता है वही सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक ही होगा। सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा वो लिमिटिंग क्वांटिटी में ही होंगे। इस बात को समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर जो भी हमारे सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा, वही हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन रहता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। जो भी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, वही हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होने वाली है। जैसे कि हम बना रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने जो सॉल्वेंट लेते हैं वो वाटर को लेते हैं। तो सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक्वस लिक्विड सॉल्यूशन देखने को हमें मिलता है। इसी के साथ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो दो तरह के सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। फर्स्ट इज ए डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड सेकंड इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब दोनों में अंतर क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों में ओनली जो डिफरेंस है वो सॉल्यूट के बेसिस पे है। ये तो हमें पता है, सॉल्यूट जो होगा वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा। लेकिन अब किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर लेस अमाउंट में सॉल्यूट है, भाई सॉल्वेंट फिक्स कर दिया हमने। अब सॉल्वेंट फिक्स है, मान ले 1 लीटर है। अब 1 लीटर के अंदर भी सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में है, तो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होने वाला है। अगर उसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर मोर अमाउंट में सॉल्यूट है, तो हमारा सॉल्यूशन मोर अमाउंट में होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर लेस अमाउंट में होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर मोर अमाउंट में सॉल्यूट होता है
तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन के बेसिस पे बेसिक डेफिनेशन या बेसिक इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ए कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड इज ए राउट्स लॉ और थर्ड इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ये हमारा मेन टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी इज एन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो सॉल्यूशन होता है वो लीटर में होने वाला है। यहाँ पर जो मोल है वो हम लेते हैं सॉल्यूट के। अगर इसके यूनिट की हम बात करी जाए तो यूनिट लिखते हैं मोल पर लीटर, या हम मोलर से भी इसे डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए 2m मोलर सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है 2m, तो उसका मतलब हुआ 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन से भी जानते हैं। अगर किसी को बोला जा रहा है कंसंट्रेशन बताइए, तो हम मोलरिटी वाले फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हैं। इसी के साथ सेकंड टर्म से हमें यहाँ मेनली सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन जो टर्म्स है वो सभी फॉर्मूला बेसिस है, फॉर्मूले याद हैं तो हम आगे दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड फॉर्मूला हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके लिए फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो भी ग्राम में होने वाला है और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में होने वाला है। तभी आपको इस तरह की टर्म्स लिखी मिले 5% वेट बाय वेट। तो इसका मतलब होता है 5 ग्राम 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आपको पहले तो ये जो भी वर्डिंग दी जाए उसको डिकोड करना आना चाहिए। अगर 5% वेट बाय वेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इसी तरह से 10% वेट बाय वेट लिखा होता तो हम बोलते 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम को हम लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ बेटा वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है तो अगर ऊपर वेट दिया है तो ऊपर वेट आएगा, नीचे वॉल्यूम आएगा। जो दिया हुआ है जैसे कि W बाय डब्ल्यू था तो ऊपर वेट नीचे भी वेट, W बाय बी मतलब ऊपर भी वेट नीचे वॉल्यूम। अगर V बाय बी है तो ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। अब किसका ऊपर हमेशा सोल्यूट का आएगा, नीचे सॉल्यूशन का आने वाला है। ये ट्रिक है याद रखने की। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 5% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका सीधा मतलब होगा वेट ऑफ 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट्स इन, दिख रहा होगा ना आपको, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। देखिए ऊपर जब सेकंड फॉर्मूला था उसके अंदर ऊपर भी वेट था और नीचे भी वेट था, इसलिए हमने ग्राम और ग्राम में ही लिया है। लेकिन नीचे जब वॉल्यूम आ चुका है तो अब हम लेंगे 100 ml सॉल्यूशन। इसी तरह से फोर्थ फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। देखिए ये वॉल्यूम
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेम वही बात, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये ml में है। देखिए अब वही टर्म्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 5 ml solute present in 100 ml solution, 100 ml solution। तो ये परसेंटेज वाली टर्म्स थी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिनका हमें डायरेक्ट याद रखना है। ऊपर सोल्यूट आता है, नीचे सॉल्यूशन आता है। अब जिस टर्म में दिया हुआ है, W में दिया हुआ है तो वेट लिख देंगे, V में दिया हुआ है तो वॉल्यूम लिख देंगे। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है फॉर्मूला याद रखने का। इसी के साथ फिफ्थ फॉर्मूले पे हम चलते हैं, मोलरिटी। अभी हमने पढ़ा था मोलरिटी, और यह है मोलरिटी। नाम में अंतर है थोड़ा सा, मोलरिटी और मोललिटी। हिंदी में अगर बोले तो मोलरता एंड मोललता, यह है मोललता। तो यहाँ पर जो मोललिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो यूनिट होती है इसकी मोल पर केजी, मोल पर केजी। या हम इसको स्मॉल m से भी इसकी यूनिट को शो कर देते हैं, या मोलल भी बोल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ 2 मोलल सॉल्यूशन है, 2 मोलल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। तो ये हमें फॉर्मूला है जो डायरेक्ट याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ppm एंड ppb। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम 10 की पावर 6 भी लिखते हैं, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, तो पार्ट्स पर मिलियन। और एक है नीचे वाला 7 जो नंबर है वो है पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मीन्स 10 की पावर 9, तो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ देखिए आप, अब ये यूज कहाँ होता है पहले ये समझिए। यूज होता है ये जैसे कि एयर में डस्ट की क्वांटिटी को बताने के लिए, क्योंकि अगर कहीं एयर है तो एयर में जो डस्ट है वो तो बहुत बोल सकते हैं लेस अमाउंट में होगी, बहुत 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 लेस अमाउंट में होगा। तो इसलिए हम मिलियंस पीपीएम की फॉर्म में उसे, या पीपीबी की फॉर्म में हम उसे डिनोट करते हैं डस्ट इन एयर को। तो सीधा इसका फॉर्मूला है पीपीएम इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। और उसी तरह से पीपीबी है जो कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9 है। फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो फॉर्मूले पे ही देखने को मिलेगा। और ये याद रखिए ये यूज होता है डस्ट इन एयर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये तो मैं एक एग्जांपल है ही सही, डस्ट इन एयर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा, हाँ ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोल फ्रैक्शन। इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर बात करूं तो जिसके लिए भी बताते हैं उसका नाम नीचे लिख दिया जाता है। अगर किसी के सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन बताया जा रहा है तो एक्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन को बताया जा रहा है तो एक्स सॉल्वेंट। सीधा फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, जिसके लिए बता रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। क्या बोला? जिसके लिए भी हम मोल फ्रैक्शन को बता रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट देखिए मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो देखिए खुद के मोल अपॉन टोटल मोल याद रखना है, जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन बताया जाए उसके मोल अपॉन
टोटल मोल, जैसे कि अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, मैं एनटी लिख रहा हूँ, एनटी का मतलब हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 होता है, मतलब कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो ऑलवेज 1 होगा। ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। चलिए आगे बढ़े। इसी के साथ अगर ये देखिए, ये मोलरिटी है, ये मोलरिटी है, और ये हम किसके लिए बता रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के लिए। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप चाहें तो फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, जो कि हमने मोलरिटी और मोलरिटी में करा है। और आपको अगर फॉर्मूला याद रखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, ये होता है हमारा प्योर सब्सटेंस के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए होता है। जहां पर अगर जैसे कि एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, मुझे वाटर के लिए मोलरिटी और मोलरिटी निकालनी है, वाटर के लिए, वाटर के लिए निकालनी है, और हमें इसकी डेंसिटी भी याद है, बचपन में कर ली थी, 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, जो कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें मोलरिटी की, वो भी प्योर सब्सटेंस में, तो देखिए फॉर्मूला लिखिए डायरेक्ट, 1 × 1000 अपॉन 18। भाई वाटर का मोलर वेट क्या होता है, 18, तो ये आ जाता है लगभग 55.55 मोलर। ये हमें वाटर की जो मोलरिटी है वो देखने को मिलती है, और आपको याद भी होगा ये चीज आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम देखते हैं। वहीं अगर मैं इसकी मोलरिटी को फाइंड आउट करूं तो वो होगा 1000 अपॉन 18। और मोलरिटी भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही आ रही है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के केस में मोलरिटी और मोलरिटी सेम आती है ओनली वाटर, जहां डेंसिटी दोनों की, जहां डेंसिटी 1 हो। ऐसा नहीं है कि सब में आएगा, नहीं नहीं, जहां डेंसिटी जो होगी वो 1 होगी, वहां पर ही मोलरिटी और मोलरिटी सेम आती है। ये वाटर वाला केस था बेटा, इसलिए सेम आई है। चलिए अगला है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम समझते हैं कि अगर ये कोई मान के चलिए आप, यहाँ पे कोई कंटेनर है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि 10 BH2O2 है, कितना है, 10 BH2O2, तो इसका मतलब होता है 10 लीटर O2 विल बी कलेक्टेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2। जब भी H2O2 के 1 लीटर पार्ट को तोड़ने पर जो हमें ऑक्सीजन मिलने वाली है एट एसटीपी कंडीशन, उसे ही हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब यहाँ पर इसका मतलब है जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई हमारी 10 लीटर, हो गई हमारी 10 लीटर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला भी याद रखेंगे कि अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाए और मोलरिटी हमें निकालनी हो, तो मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.20 ये हमें मोलरिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी गई हो। एक दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको इधर साइड में बता देता हूँ, जैसे कि ये कौन सा नंबर था बेटा, ये 11। हम ले रहे हैं 12 नंबर, 12 नंबर पे हम लेते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, आपने नाम सुना होगा, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम एन से डिनोट करा जाता है। एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है। इसी तरह से अगर हमें नॉर्मलिटी का एक और टर्म्स है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर जो कि आप रेडॉक्स चैप्टर में अंदर पढ़ के आए हैं कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड के केस में, तो एसिड में जितने एच वाटर में देता है उतना ही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि HCl, HCl को जब वाटर में डाला जाता है तो वो एक एच देता है, मतलब उसका एन फैक्टर हो गया 1। और अगर बेस की बात करें तो बेस में जो भी सब्सटेंस होगा वो जितने OH देगा उसका एन फैक्टर उतना ही होता है। ये तो हो गया बेटा नॉर्मलिटी का केस। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जिनके बीच का हमें रिलेशन याद होने चाहिए, क्योंकि अब वहां बैठ के ऐसा तो है नहीं कि डिस्कवरी करने बैठ जाएंगे कि अब क्या करें, टाइम पास करना चालू नहीं। कुछ फॉर्मूले हैं जिनके हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए रिलेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बोर्ड के लिए, और ये नीट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि हमें रिलेशन तो याद होने ही चाहिए। जिसमें हमारा फर्स्ट रिलेशन है मोलरिटी एंड वेट बाय वेट। अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वेट, उसी का है ये परसेंटेज वेट बाय वेट। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको इसमें से कोई टर्म्स दी जाए, गिवन हो, और मोलरिटी पूछ ली जाए तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मोलरिटी और वेट बाय वॉल्यूम का भी एक रिलेशन है जो याद रखना है। मोलरिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलर वेट बाय सॉल्यूट। इसमें से भी कुछ टर्म्स दी जाएगी, कुछ पूछी जाएगी, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रिलेशन यूज में लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है बेटा। ये दोनों जो हमारे रिलेशन है उनके बीच में भी एक रिलेशन है। तो यहाँ पर जो वेट बाय वॉल्यूम होता है वो वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी होता है। ये भी एक रिलेशन हमें देखने को मिलेगा कि वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी होता है। कहीं भी यूज हो सकता है। अभी मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उनमें ये यूज होंगे, तो आपको याद रखने हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बीच में है जरा बताना तो। मोलरिटी एंड मोललिटी के बीच में है। ये किसके बीच में है बेटा, मोलरिटी एंड मोललिटी के बीच में है। जहां पे मोललिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस, माइनस है यहाँ पे, माइनस मोलरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है बेटा ये, क्योंकि मान लेते हैं किसी की मोलरिटी दे दी और हमसे मोलरिटी पूछ ली। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डिस्कवरी करने बैठ जाएं, नहीं, हम डायरेक्ट रिलेशन लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, आपको याद करना है और क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। फोर्थ इज मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी हमने बताया है, जिसे हमें एक्स से डिनोट करा जाता है। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, जो मोलरिटी होता है वो इक्वल टू होता है एक्स सोल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन, ये एक्स सोल्यूट है और मोलर वेट ऑफ सोल्यूट है। बेटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक मेरी नहीं है, ये जितने भी टाइप करा है उनकी है। अब वो जाने, जहां हम ठीक कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये है एक्स सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। किसके बीच का रिलेशन है ये,
मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का। उसी तरह से अरे भाई एक और नया मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का भी फॉर्मूला है। मोलैलिटी इक्वल टू एक्स सोल्यूट इंटू 55.55 या 55.56 कुछ भी बोल लीजिए, अपॉन 1 - x। 1 - x मतलब हो गया ये जो है ये सोल्यूट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1। वहां से हम एक्स सॉल्वेंट को लिख सकते हैं 1 - एक्स सोल्यूट। तो ये कुछ रिलेशंस हो गए हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब इस जो भी हमने अभी कंसंट्रेशन टर्म्स देखी है उन पे कुछ फॉर्म क्वेश्चंस हैं जो वन बाय वन हम करेंगे। फर्स्ट मैं करने वाला हूँ, बाकी के 4 क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने करे हैं या कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। 20 ग्राम NaOH, NaOH है ये NaOH, बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक में कुछ नहीं कर सकता। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बोला है मतलब ये क्या है, अरे सॉल्वेंट हमारा वाटर है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, देन फाइंड। ये टर्म्स है कुछ जो हमें निकालनी है। हमें पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप बताइए क्या होता है मोलरिटी का। क्या N/V होता है क्या? N/V मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें सोल्यूट के मोल निकालने हैं, तो हमें गिवन वेट है 20 ग्राम, और NaOH का अगर हम निकालें तो इसका मोलर वेट होता है 40। तो जो यहाँ से हमें पता चला कि मोल क्या होने वाले हैं 20/40 अपॉन, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 250। 250 एक्वस सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट हमने बताया वाटर है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है लेकिन ये 250 ml। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या मैं इसको लिख दूं 250/1000। तो जो भी आंसर आएगा निकाल लेना, तरीका समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है पेपर में भी। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के लिए हम या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जाएंगे, या फिर आपको रिलेशन बताया है, क्या बताया है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ मोलरिटी आप निकाल चुके हैं, और वैलेंसी फैक्टर जो है NaOH के केस में 1 होने वाला है। तो चलिए इसको निकाल ही लेते हैं। ये होता है 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/4। तो ये सीधा सीधा हो गया 2m। मोलरिटी आ गई हमारी 2 मोलर, तो ये 2 इंटू 1। तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी होगी वो हो जाएगी 2n। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करी जाएगी तो हमें पता है क्या था, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, खुद के मोल हैं हमारे पास 2, सॉल्यूट के मोल ना, तो 2/40 अपॉन टोटल मोल में आ गया खुद के मोल 240 प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डाउट है, ये जो है 250 ml ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, जबकि हमारे पास सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो नहीं पता। सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं पता, तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए क्या हमें डेंसिटी दी हुई है, क्या हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा हमारे पास, जो होगा 250 इंटू 1.2, ये हो गया 1.2। तो क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आने के बाद हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको 18 से, तो ये हो गया 250 इंटू 1.2
डिवाइड बाय 18, क्योंकि वाटर का जो मोलर वेट होता है वो 18 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो हम यहाँ बता सकते हैं, बिल्कुल सर बता सकते हैं, क्या होता है 1 - भाई मैंने पूछा आपसे सॉल्वेंट बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए, तो वो क्या होता है 1 - एक्सोल्यूट। तो बस आपको क्या करना है, 1 में से घटा देना है, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। फोर्थ हमारा ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। अरे भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ कुछ भी लिख रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है मोलरिटी इक्वल टू वीएस बाय 11.2। क्या हमें मोलरिटी पता है? बिल्कुल पता है सर, 2 होती है ना, 2 निकाली है अभी ऊपर, तो यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारे पास 22.4 लीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को जो भी हमें डाटा गिवन होगा उनको डिकोड करेंगे और फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इसी तरह से हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपको करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या किसी तरह की दिक्कत आ रही है। आप आंसर भी बता सकते हैं मुझे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब नाम से पता चल रहा है मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सॉल्वेंट को ऐड करे जा रहे हैं। जब भी सॉल्वेंट को ऐड करा जाता है तो हम बोलते हैं कि डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए कि ये कोई कंटेनर है जिसकी मोलरिटी M1 और V1 है। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। हम वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करेंगे तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? बिल्कुल सर बढ़ेगा। तो मोलरिटी जो मोलरिटी है वो भी चेंज होगी क्या? तो जो नया सॉल्यूशन हमें देखने को मिलने वाला है उसकी जो मोलरिटी होगी वो M2 हो जाएगी और वॉल्यूम हमारा V2 होने वाला है। अब आप मुझे बताइए, जब सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्वेंट को मिलाया तो क्या मैंने सॉल्यूट के मोल्स के साथ कोई छेड़छाड़ करी है? सॉल्यूट के मोल के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी है क्या? किसी भी तरह की यहाँ पर सॉल्यूट के मोल के साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो मोल है, मान लेते हैं वो N1 है, और इस सॉल्यूशन के अंदर मोल है सॉल्यूट के वो N2 है। क्या बराबर होंगे? क्या बराबर होंगे क्या? हाँ सर बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर N1 बराबर होगा N2 से। जो दोनों कंटेनर के अंदर सोल्यूट के मोल है वो बराबर रहने वाले हैं। जब ये बराबर रहने वाले हैं तो अब मुझे M1 और V1 का यूज में लेना है, और मेरे पास एक ही फॉर्मूला होता है M वाला, M इक्वल टू N/V होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N इक्वल टू MV लिखा जा सकता है। तो ये N1 इक्वल टू क्या मैं लिख दूं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख सकते हैं, और यही हमारा फॉर्मूला है। देखते देखते फॉर्मूला भी आ गया। तो जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करा जाएगा, मींस डाइल्यूशन करा जाता है, तो उस केस में जो एम फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M1V1 इक्वल टू M2V2, जिसमें M इज ए मोलरिटी, V इज ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट कंटेनर, एंड M2V2 इज ए डाइल्यूशन के बाद जो कंटेनर है। भाई सेकंड कंटेनर नहीं बोल सकते क्योंकि कंटेनर सेम है। कंटेनर सेम है, मैं उसी कंटेनर में हमने वाटर को मिलाया है, तो उस डाइल्यूशन के बाद जो मोलरिटी होगी वो M2 है, और वॉल्यूम होने वाला है V2। चलिए इसी में सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं, इसी का सेकंड केस।
मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सोल्यूट। अब मान लीजिए दो कंटेनर है, ये कंटेनर वन है, ये कंटेनर टू है। इसमें भी सॉल्यूट जो है, इसमें भी सॉल्यूट सेम है, दोनों के अंदर सॉल्यूट सेम है, लेकिन ये नहीं बोला है कि दो सॉल्यूट की मात्रा भी सेम है। अगर इनकी सॉल्यूट की क्वांटिटी डिफरेंट होगी तो क्या कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी? बिल्कुल होगी सर, कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होगी। तो ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर भी HCl डला हुआ है, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। कंटेनर वन के अंदर भी HCl है, कंटेनर टू के अंदर भी HCl है, लेकिन यहाँ पर मोल जो है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर मोल जो है वो दोनों के अंदर मोल डिफरेंट है HCl के। तो इसकी जो मोलरिटी होगी वो होगी M1 और वॉल्यूम हो जाएगा V1 और इसका हुआ M2 और V2। अब मैंने दोनों को लेकर एक नए कंटेनर में डाल दिया, एक नए कंटेनर में डाल दिया है, तो क्या इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 ऐड हो जाएगा? सोचो, जब दोनों को मिला रहा हूँ, मतलब 1 लीटर ये 1 लीटर मान रहे हैं, दोनों को मिलाया तो अब सॉल्यूशन जो नया मिलेगा तो 2 लीटर हो गया ना, तो दोनों के वॉल्यूम क्या हो गए हैं? ऐड हो गए हैं। तो जो फाइनल वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम V3 भी बोल सकते हैं, वो होगा V1 प्लस V2। तो मान लेता हूँ इस कंटेनर का वॉल्यूम है V3 और मोलरिटी हो गई है M3। भाई अब इसके मोल और इसके मोल दोनों साथ में मिलेंगे तो मोलरिटी भी चेंज होगी। तो क्या मुझे बताइए, इसके मोल और इसके मोल का समी के नए मोल होंगे? इस कंटेनर के अंदर जो मोल मिलने वाले हैं, क्या अ, ये N1 और N2 का समी होगा क्या? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मुझे नए मोल जो मिलेंगे थर्ड कंटेनर के अंदर, वो क्या N1 प्लस N2 होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो यहाँ पर N1 प्लस N2 होंगे और मुझे पता है N इक्वल टू होता है MB। तो मैं लिख सकता हूँ M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 लिखा जा सकता है। क्या यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि बेटा M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, और जो अ, हमारा ये वाला पार्ट है V3 वाला, वो अपॉन में चला जाएगा और V3 को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 भी लिखा जा सकता है। सही बात है। तो आपको दोनों के जो डाइल्यूशन के दोनों केस वो समझ में आ चुके होंगे, आ गए होंगे। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जो हम देखने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बेटा। वही अगेन वही बात, एक क्वेश्चन हम करेंगे बाकी आप करेंगे। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सेकंड क्वेश्चन। आप फर्स्ट और थर्ड करेंगे। फर्स्ट थोड़ा इजी है तो आप खुद करेंगे। देखिए यहाँ पर सेमी मोलर लिखा है, सेमी मोलर, मोलर मतलब मोलरिटी को सेमी मतलब होता है 1/2। ये छोटे छोटे वर्ड है जो आपको याद होने चाहिए। सेमी मतलब होता है 1/2 और यहाँ डेसी मतलब होता है 1/10। 1/10, जब भी आपको सेमी मोलर बोला जाए मतलब है 1/2 मोलरिटी है, तो डेसी मोलर मतलब है 1/10 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब मैं इस पे क्वेश्चन देखने वाला हूँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए, चलिए पढ़िए। Volume of 98% weight by weight H2SO4 solution of density equal to 1.2 gram per ml required to prepare dilute solution of 4 liter, और जिसकी मोलरिटी दी हुई है हमें 3m। मतलब क्या कर रहे हैं हम, वही वाली बात कि कोई सॉल्यूशन है उसमें डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने के बाद उसकी मोलरिटी जो है वो हो गई 3m, और जो वॉल्यूम है वो हो चुका है 4 लीटर का। जब भी डाइल्यूशन का केस आएगा मेरे दिमाग में डायरेक्ट एक बात आएगी, भाई M1V1 लगा दो, क्या लगा दो, M1V1 इक्वल टू M2V2। और M1 की बात करें तो M1 देखो अभी निकालना पड़ेगा, क्या सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो 98% वेट बाय वेट दिया है, ये तो बड़ा उलझन वाला दिया है। लेकिन अभी हमने रिलेशंस देखे हैं, जब भी आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी हो और वेट बाय वेट में
कुछ डाटा दिया हुआ हो तो क्या करते हैं? अरे भाई फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से अगर मोलरिटी निकालनी है तो ये हो गया 98 इनटू हमारी डेंसिटी है 1.2 इनटू 10 अपॉन जो मोलर वेट होता है H2SO4 का वो होता है हमारा 98। तो यहाँ से मोलरिटी आ गई हमारे पास, ये 98 से 98 कैंसिल आउट और 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो ये हो गया 12। तो मोलरिटी हमें मिली है 12 m, और हमें निकालना भी क्या है, वॉल्यूम निकालना है, V1 निकालना है। तो ये हो गया 12, ये V1 इक्वल टू 3 तो V2 है ना, तो ये हो गया मोलरिटी 3, नहीं M2 है, तो 3 तो मोलरिटी एंड V2 है हमारा 4 लीटर। तो यहाँ से ये हो चुका है 3 × 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 वो आ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से आप फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वैल्यू फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए और आंसर लाइए। बस यहाँ मैं देख रहा हूँ थोड़ा, इस फॉर्मूला फाइंड मोलरिटी है, यहाँ लिखेंगे फाइंड मोलरिटी एंड आल्सो फाइंड मोलरिटी। ले लेते हैं मोलरिटी, और ये हो गया हमारा मोलरिटी। पहले हमें मोलरिटी निकालनी है, देन हमें मोलरिटी निकालनी है। और हमें पता है कि जब मोलरिटी और मोलरिटी का एक रिलेशन हमने याद करा था अभी, और उसमें डेंसिटी भी यूज होती है, तो हमें डेंसिटी भी दी हुई है। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। तो आप करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसके आगे वाले पार्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेपर प्रेशर। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग हम यूज लेने वाले हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, वो हम देखने वाले हैं वन बाय वन। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, तो यहाँ पर हम मानते हैं कोई कंटेनर है, अब सही बना, जिसके अंदर कोई वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है। कोई वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है। अब व्हाट इज ए वोलेटाइल? वोलेटाइल क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, जिसका मतलब होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब सीधा सीधा बोले तो उड़ रहे हैं, पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल को डालिए आप, डालने के बाद आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर में पेट्रोल गायब। क्या हुआ है, जो पेट्रोल्स के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए हैं, वोलेटाइल नेचर रखते हैं, और मोर वोलेटाइल की वजह से वो जल्दी ही उड़ गए हैं। इसी तरह से जो वाटर है वो भी एक वोलेटाइल नेचर रखता है, लेकिन उसका जो वोलेटाइल नेचर होता है वो पेट्रोल के कंपेयर में काफी कम होता है। अगर आपको देखना है तो आप एक कटोरी लीजिएगा, उसे भर के रूम के किसी कॉर्नर में रख दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड उड़ जाएगा, पेट्रोल थोड़ी ना भरा है, पानी भरा है, वाटर भरा है। हम देखेंगे 3-4 दिन बाद वो जो कटोरी होगी ना, वो कुछ आधी हो चुकी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या हुआ है,
वाटर के वोलेटाइल नेचर की वजह से जो पार्टिकल्स है वाटर को धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होके वहां से जा चुके हैं, इस वजह से क्योंकि ओपन कंटेनर है तो वहां से जा चुके हैं, इसलिए हमें जो लेवल है वो कम दिखा वाटर का। इसी तरह से अब बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, हम कहाँ इधर उधर चले गए। चलिए, देखिए ये एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल की वजह से इनमें जो सरफेस से क्या होगा, वे जो एलिमेंट जो हमारा लिक्विड है उसके पार्टिकल वेपर की फॉर्म में कहाँ जा रहे होंगे, अब ऊपर जा रहे होंगे, वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहे होंगे, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन होना। धीरे धीरे जब इवेपोरेशन हो रहा होगा तो वेपर इकट्ठी होने लग जाएगी कंटेनर के अंदर, लेकिन जैसे जैसे वेपर ठंडी होगी तो वापस ये कहाँ आ रही होगी, लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ रही होगी। थोड़ा सा ये अटक रहा है बेटा, वेपर की फॉर्म में नीचे आ रही होगी, जब ये वेपर की फॉर्म में नीचे आ रही होगी, जब ये वेपर के ऐसे बोलते हैं कंडेंसेशन, और ये ऊपर जाना होता है इवेपोरेशन। देखिए, अब इवेपोरेशन भी किसी ना किसी रेट से चल रहा होगा, कंडेंसेशन भी किसी ना किसी रेट से स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा कंडेंसेशन भी और ज्यादा बढ़ेगा, जितनी ज्यादा वेपर इकट्ठी होती जाएगी कंडेंसेशन भी और बढ़ने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, दोनों इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो रेट है वो इक्वल हो जाती है। जब दोनों की रेट इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट पर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम समझते हैं ना आप, जब दोनों साइड की रेट बराबर हो जाए उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब दोनों की रेट बराबर हो जाएगी उस पॉइंट पर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर, सुनना अब अच्छी तरह, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर है, वेपर जो लिक्विड वाली वेपर है, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी उसे ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर इज ए वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। क्लियर है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों क्या है, दोनों की रेट क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है। इक्विलिब्रियम स्टेट पर दोनों वेपर द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर इज ए वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये हम देख लेते हैं। जो वेपर प्रेशर है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको पेट्रोल और वाटर। पेट्रोल वाटर ज्यादा वोलेटाइल होगा जल्दी उड़ जाएगा, लेस वोलेटाइल होगा वो धीरे धीरे उड़ेगा। अब ये कैसे पता लगेगा सर कि ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है? इसके लिए देखते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, वो इंटर मोलिकुलर शॉर्ट में लिखते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ये थोड़ा सा घटक रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, जिसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब नहीं, कम होगा, सॉरी गलत बोल दिए हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स मतलब किसी, मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, किसी ने ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये इजिली क्या जा पाएगा, वेपर की फॉर्म में नहीं जा पाएगा। तो जब वेपर की फॉर्म में नहीं जा पा रहा है तो वेपर में जाने के लिए इसको वेपर में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी, तो हमें वेपर प्रेशर भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं तो वेपर बढ़ती है क्या? अरे हाँ, घर पे काफी प्रैक्टिकल करे हुए हैं सर। टेम्परेचर जब भी बढ़ाते हैं तो वेपर बढ़ती है, वेपर बढ़ती है तो वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है।
इसी टेम्परेचर और हमारे वेपर प्रेशर के बीच में एक रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं क्लासिक क्लैपियन इक्वेशन। वो है आपको फॉर्मूला याद रखना है, log P2 by P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R log 1 अपॉन P1 माइनस 1 अपॉन P2। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये है क्लासिक क्लैपियन इक्वेशन जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बताती है। P1 और P2 जो है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है, तो T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। T2 जो है वो T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है और P1 इज T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर देखने को मिलने वाला है। डेल्टा एच हमें पता है चेंज इन एंथैल्पी हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो ये एक टेम्परेचर वाला हो गया। ये तो बात हो गई किन बातों पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर किन बातों पे डिपेंड करता है। मेरे मन में एक और बात आया कि किन बातों पे नहीं करता, वो भी देख लेते हैं। डज नॉट डिपेंड, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो, डज नॉट डिपेंड। फर्स्ट है हमारा, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ लिक्विड। थर्ड है हमारा, ये जो है शेप ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता है। शेप ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ बातें थी जो वेपर प्रेशर के लिए थी, जो हम समझ चुके होंगे, आप भी समझ चुके होंगे अच्छी तरह। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो ये बातें थी वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं एक बार इसको पेज को चेंज कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि ये अटक रहा है थोड़ा। अगेन फाइल को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ये जो लेग कर रहा है इसकी वजह से ना आपको मजा आ रहा होगा ना मुझे आ रहा है। क्या हुआ भाई?
आई होप आपको अब शो हो रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर हम देख चुके हैं, जितनी भी बातें हैं हम कर चुके हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से आपने 8, 9, 10th में अब तक आप पढ़े हैं, तो वहां तक तो हमें ये पता था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सर, जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉईल होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो हाँ 9, 10 तक ठीक है, लेकिन हम 12th में हैं तो हमें इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। वो टेम्परेचर जिस पर एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, मैं जब भी बात करें अगर बाहर के टेम्परेचर की, सॉरी बाहर के प्रेशर की, तो जब ओपन कंटेनर होगा तो हमें पता है कि ओपन में जो हमारे ऊपर प्रेशर लगता है वो होता है 1 एटीएम। तो अगर 1 एटीएम के केस के लिए बात करें, प्रेशर ऑफ 1 एटीएम है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है तो उसे बोला जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वहीं अगर प्रेशर जो है, अब अच्छा चल रहा है चलिए, 1 बार है तो उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। समझ चुका हूँ बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 एटम लेके चलते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और 1 बार लेके चलते हैं तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बातें हो गई हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट था, ये तो बेसिक डेफिनेशंस की बात कर रहे थे जो हमारे आगे काम आने वाली है। लेकिन इस चैप्टर की जो सेकंड पार्ट है राउट्स लॉ, उस पर हम जा रहे हैं। अब राउट्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये ओनली एप्लीकेबल होता है आइडियल सॉल्यूशन पे। और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, partial vapor pressure for of any liquid in solution is directly proportional to its mole fraction in solution। जो पार्शियल प्रेशर होगा P, भाई स्मॉल p से हम बताते हैं पार्शियल प्रेशर को, और कैपिटल P से बताते हैं पूरे सॉल्यूशन के प्रेशर को। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। ये किसने बताया? राउट्स लॉ ने बताया। अब हम यहाँ दो केस लेके चलने वाले हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, केस वन। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा। केस वन, बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल। लिक्विड आर वोलेटाइल। बोथ लिक्विड का मतलब है जैसे कोई कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन भरा हुआ है भाई, ये भरा हुआ है सॉल्यूशन। अब इसमें जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है ए प्लस बी का, जिसमें एक सॉल्वेंट है, सेकंड एक सोल्यूट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए हमारा जो है वो सॉल्वेंट है, ए हमारा जो है वो सॉल्वेंट है, बी हमारा सोल्यूट है, बी हमारा सोल्यूट है। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ होगा जब ए और बी दोनों वोलेटाइल है, और मैं ये भी लिख रहा हूँ ए इज मोर वोलेटाइल, सॉल्वेंट है और मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर को रखता है। अब क्या हुआ हुआ इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी है, और दोनों वोलेटाइल नेचर है। तो क्या दोनों की वेपर बन रही होगी? क्या हाँ सर, दोनों की वेपर बन रही होगी, ये बन गई। अब जब दोनों की वेपर बन रही होगी तो इस कंटेनर के अंदर दोनों की वेपर है। दोनों के पेपर में एक को ब्लैक से और बी को रेड से बता देता हूँ।
अब यहाँ पर जब दोनों की वेपर होगी तो मुझे एक बात बताइए, क्या वेपर ही जो है इक्विलिब्रियम पर प्रेशर लगाती है उसे वेपर प्रेशर बोला जाता है? वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर इज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन, अगर मैं इस कंटेनर का वेपर प्रेशर बात करूं या इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं, तो क्या ए द्वारा लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर और बी वाला जो लगाया जाने वाला वेपर प्रेशर का सम ही हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है क्या? क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पीएच जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा, हाँ या ना? यही होगा। ठीक है, चलिए, ये होगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब ये पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी ऊपर नोट्स में पढ़ा था जिसने बोला था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके ही मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये प्रोपोर्शनल एक्स है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, राउट्स ने बोला है। तो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है, ये इक्वल टू पी नोट ए एक्स है। तो यहाँ पर क्या हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल चुके हैं क्या? अब जो ये पी नोट है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्यूअर लिक्विड ए। एक का जो प्यूअर लिक्विड ए है ना उसका वेपर प्रेशर को डिनोट करा जाता है। एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। इसी तरह से मैं बी का भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, जो कि हो जाएगा हमारा पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नोट ए एक्स है प्लस पी नोट बी एक्स बी। और ये ही हमारे टोटल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है, जिसे हम याद रखेंगे। पी एस इक्वल टू होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, जिसे याद रखा जाएगा रहेगा। तो इसमें एक छोटी टर्म्स में और ऐड कर दूं, चलो इधर ले लेते हैं। देखिए, पीएस क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट है प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। एक्स इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी बोला है मैंने, लिक्विड फॉर्म में ए के मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फॉर्म में ही बी के बी के मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मेरा एक पार्ट है, अगर मान लीजिए यही कंटेनर है, देखिए यहाँ समझते हैं पहले अपन। इस कंटेनर के अंदर ए के भी मोल है बी के भी मोल है। अगर मोल फ्रैक्शन में बात करें तो वो एक्स से होंगे और एक्स भी होंगे। सही बात, बिल्कुल सही है सर। लेकिन जब ये धीरे धीरे वेपर में जा रहे हैं तो यार ऊपर भी तो कुछ ए की क्वांटिटी होगी, कुछ बी की भी क्वांटिटी होगी। तो अगर उसको मोल फ्रैक्शन में बताना हो तो हम उसको लिखते हैं वाई ए एंड वाई बी। समझ में आया? वाई क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज। तो एक्स से हमारा लिक्विड फेज में होता है, वाई ए वाई बी हमारा वेपर फेज में होता है। याद रखना है। तो यहाँ पर साइड में इसी का फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा, आप देखिए। y इक्वल टू होता है पी ए, पार्शियल प्रेशर है पी स्मॉल वाला, पी ए अपॉन पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन मतलब पी एस। और y भी इक्वल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये पार्शियल प्रेशर है पी बी अपॉन पी सॉल्यूशन, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी ए अपॉन
क्या मैं इस पूरे फॉर्मूले को नीचे लिख सकता हूँ? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। और इसी को भी इस तरह लिखा जा सकता है, पी बी अपॉन पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो वो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उसमें डाटा किस तरह का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेंगे। अगर हमें डायरेक्ट पीएच दिया हुआ होगा तो हम ये लगाएंगे, अगर पीएच नहीं दिया है और हमें पी नॉट है एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी इनकी वैल्यूज दी हुई है तो हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो वो सभी चीजें हम क्वेश्चन के बेसिस पे देख लेते हैं। तो सब सही चल रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे बताइए पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था? यही था पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही था। अब हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 होता है। बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसके दो पार्ट कर लूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाए? ये भी तो बोला जा सकता है कि एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स से हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पी एस इक्वल टू पी नोट ए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी को पुट कर रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्या हम कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा पी नोट ए, मैं बार प्लस ले रहा हूँ ताकि ये हो जाएगा हमारा पी नोट बी, एक्स बी को कॉमन ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर, पी नोट ए एक्स बी। कैसे इस तरह लिखा जा सकता है क्या? आप बताइए मुझे, क्या लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कहीं आपको एक्स से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। पूरी टर्म्स किस में आ चुकी है? एक्स बी में आ चुकी है। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसी जरूरत वैसा काम। मान लो आपको मोल फ्रैक्शन एक्स से नहीं दिया है और आपको इस तरह से डाटा दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर एक्स बी में लिखना है तो ये हमारे पास में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी एक्स इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। अगर एक्स ए की फॉर्म में लिखना है तो कुछ इस तरह से हो जाता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। मैं इसी जो हमने दो फॉर्मूले ड्राइव करे हैं इसी की हेल्प से समझते हैं। देखिए अगर मुझे बनाना है कुछ इस तरह से, देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे। ये हो जाएगा पी एस, ये हो गया हमारा पी नोट ए और एक्स बी। अब मुझे जो बनाना है वो पी नोट ए और एक्स बी में बीच में बनाना है। तो मेरा ये हो गया पी नोट ए और एक्स बी। तो यहाँ पे क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई कर सकते हैं? अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा ग्राफ, जिसमें ये हो गया वेपर प्रेशर हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन वाली लाइन। और जब मोल फ्रैक्शन जीरो होगा, अब मान ले एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जीरो है तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो होगा। तो यहाँ पर एक्स बी क्या होने वाला है? जीरो। और यहाँ पर एक्स बी होगा 1। सही है। इसी तरह से अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे
तो ऊपर आने वाला है वेपर प्रेशर, नीचे आने वाला है मोल फ्रैक्शन। और जब भी वैसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, और जब भी मोल फ्रैक्शन एक का मोल फ्रैक्शन जीरो होगा तो वेपर प्रेशर भी जीरो होगा, मतलब इस जगह पर क्या आने वाला है, एक्स इक्वल टू जीरो। और ये हो गया हमारा एक्स भी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन। समझ में आया? अब मैं दोनों ग्राफ को क्या करने वाला हूँ, मर्ज करने वाला हूँ। दोनों ग्राफ को क्या करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं। अगर मैं इसी ग्राफ को बिल्कुल मिरर इमेज बनाऊं इसकी, देखना अभी। इस ग्राफ को इधर बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब इस ग्राफ को मैं मिरर इमेज बनाता हूँ। इस ग्राफ की मिरर इमेज कुछ इस तरह ही बनेगी। ये हमारा वेपर प्रेशर था। ये यहाँ पर एक्स भी तो जीरो था, और एक्स भी वन था। सही है। अब समझना बात को बेटा। थोड़ा ऊपर इसको सेट कर लेते हैं इस तरह। हाँ। देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारा सेकंड है। अब मैं दोनों को पास, इधर वाला को इधर ले लीजिए थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा इधर हो गया। जब मैं दोनों को पास में लेके आऊंगा तो उस पॉइंट पर एक्स से जब जीरो होगा तो एक्स भी वहां पर वन होगा क्या, क्योंकि दोनों का सम वन होता है। और यहाँ पर जब एक्स से वन होगा तो एक्स भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों का सम वन होता है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं, क्योंकि एक्स बी पर ये वाली लाइन ले लो, ये ले ली एक्स बी पर। ठीक है, एक्स बी पर ये लाइन ले ली। एक्स जीरो जब था, वहां से एक लाइन जा रही थी सामने की तरफ, तो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये चली गई, जा रही है। अब देखिए, कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ देखने को मिल रहा है आपको। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हो करा जाता है, जिसमें से ये हो गया हमारा पी नोट है, ये हो गया हमारा पी नोट बी। यहाँ पर अगर मैं दोनों पॉइंट को मिला दूं, इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें, तो ये हो जाता है हमारा पी एस, पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अब मेरा एक डाउट है कि सर ये पॉइंट जो है देखो इससे ऊपर आया है, पी नोट है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने बोला था कि जो ए है वो मोर वोलेटाइल है। हाँ, हमने देखा हो तो इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखिए नीचे, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ जो है, ए है वो मोर वोलेटाइल है। जब मोर वोलेटाइल होगा तो उसका पी नोट ए है, जो पी नोट है वो भी ज्यादा आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वेपर प्रेशर। सही बात है। तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, इस वजह से ही पी नोट है ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये प्योर स्टेट हो जाएगी। तो जब एक्स से वन होगा तो एक्स भी जीरो है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही है बस, सॉल्यूट कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो वो उसकी प्योर स्टेट में है। जब प्योर स्टेट में है तो उसके लिए वेपर प्रेशर को हम पी नोट ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ तक की बातें आप समझ चुके होंगे आई होप। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं। देखिए सब बातें हो चुकी है, इसके अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। वही अपना हर बार का रूल मिलके फॉलो करना है। फर्स्ट हम करेंगे, बाकी आप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। 32 ग्राम मेथेनॉल CH3OH and 23 ग्राम इथेनॉल C2H5OH are mixed to form an ideal solution if vapor pressure of pure CH3OH and C2H5OH are 30 mm of Hg and 51 mm of
एच जी। तो ये क्या दिया हुआ है, मुझे सीधा सीधा बोला है प्योर स्टेट में है। अरे तो ये पी नोटे हैं भाई, ये पी नोटे हैं और ये पी नोट बी है। अब हमसे पूछा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH निकालिए। तो पार्शियल के लिए बोलते ही मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला याद आया सबसे पहले आपको, वो है पी नॉट ए एक्स है, ये याद आया। तो ए के लिए क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले मुझे चाहिए पी नॉट ए, क्या दिया हुआ है ना सर, ये लिख रहा 30, तो लिखिए 30 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ए के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे खुद के ए के मोल अपन टोटल मोल चाहिए। तो ए के मोल के लिए अगर हम बात करें तो CH3OH का जो मोलिकुलर वेट होता है ये हो जाएगा 32। इसका मोलिकुलर वेट देख लेते हैं, ये होता है हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ 32। तो यहाँ पर एन ए के जो मोल है वो क्या हो जाएंगे 32/32 1, क्योंकि वेट जो दिया हुआ है वो भी 32 है, तो 32/32 इज 1। और वहीं अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल के लिए मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट इज 46 ग्राम। तो यहाँ पर एनबी के जो मोल होंगे वो हो जाएंगे 1/2, 1/2 होने वाले हैं। तो यहाँ से एक्स से अगर मैं निकाल लूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से, तो वो होगा 1/1 प्लस 1/2, जिसे अगर हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और ऊपर तो 2/3, जो कि होने वाला है 2/3। देखिए 2 इधर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, हाँ 2/3। वहीं एक्स बी को लिखें तो 1 माइनस एक्स से जो एक्स बी, तो ये 1 माइनस होने के बाद आ जाएगा 1/3। क्लियर है यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर है भैया। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं और वैल्यू निकालनी है। देखिए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2/3, तो हमारे पास पी ए जो आया है वो हो गया 20 mm ऑफ एच जी। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, mm ऑफ एच जी। एग्जामिनर यूनिट में भी उलझा देता है। इसी तरह से अगर मैं पी नोट बी निकालूं तो उसका फॉर्मूला होता है बी पी नोट बी एक्स बी, जो कि होगा यहाँ पे पी नोट बी हमें दिया हुआ है 51 इंटू 1/3, जो कि 17 मल्टीप्लाई 3 इज 51, तो ये हो गया 17 ऑफ एच जी। 17 ऑफ एच जी। तो यहाँ से क्या हम ए को फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हमारा एक आया है 20, सेकंड इज 17 ऑफ एच जी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, मतलब पीएस बताना है। पीएस जो होता है, क्या दोनों वेपर प्रेशर का सम ही पीएस होगा, तो हम यहाँ पे दोनों का सम कर देते हैं। तो 20 प्लस 17, 20 प्लस 17 इक्वल टू हो गया ये 37। तो इसका आंसर आता है 37 ऑफ एच जी। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH और इन वेपर फेज, ये ध्यान रखना है इन वेपर फेज, कि हम लिक्विड फेज वाले निकाल चुके हैं, मतलब हमें निकालना है YA और YB। YA का फॉर्मूला था हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर, तो PA अपॉन PS, यही था बेटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, PA था हमारा PA 20 अपॉन 37 ऑफ ये तो हो गया YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। इसी तरह से अगर इसका निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा YB। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, PB अपॉन PS, तो PB हमारे पास है 17/37। तो क्या जो हमारे बी क्या आपको
क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट समझ में आए गए होंगे। तो आपको बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं जो आपको देखने हैं। देखिए, एक बार देख लीजिए, आपको पांचों क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आपको ये क्वेश्चन खुद करने हैं बेटा। मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि आपसे बने या नहीं बने। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब। देखो, अभी हम केस 1 की बात कर रहे थे। केस 1 में हमने क्या बोला था? बोथ लिक्विड आर वोलेटाइल, मतलब ए और बी दोनों जो कंटेनर के अंदर थे वो दोनों वोलेटाइल थे। और जो वेपर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था सॉल्यूशन का, वो दोनों जो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों दोनों के वेपर प्रेशर का सम था। सही है। अब यहाँ पर देखिए, इस कंटेनर के अंदर ए और बी दोनों हैं। ए एंड बी दोनों हैं, लेकिन ओनली सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब सॉल्वेंट ही वोलेटाइल नेचर रख रहा है। सॉल्वेंट हमारा ए होता है, तो ओनली ए के ही हमें वेपर देखने को मिलेंगे। ए के ही वेपर हमें देखने को मिलेंगे। तो मुझे जरा बताइए कि बी की जब वेपर ही नहीं बन रहे हैं तो क्या बी का वेपर प्रेशर होगा क्या? कमेंट करके बताइए जल्दी। बी का क्या वेपर प्रेशर होगा क्या? अरे नहीं होगा। बी का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, ओनली ए का वेपर प्रेशर होगा। तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, क्या यही होता है क्या? पी ए प्लस पी बी, यही होता है। अरे जब बी का वेपर प्रेशर ही नहीं होगा तो पी बी जीरो ले लें। तो वहां से पी एस इक्वल टू क्या देखने को मिला हमें? पी ए की जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए होगा वही हमारे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसको सीधा सीधा मैं ये लिख देता हूँ, ये हो गया पी नोट ए, ये पी बड़ा आएगा, पी नोट ए एक्स है। क्या ये हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी नोट ए एक्स के बराबर हो जाता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं अब यहाँ पर, ये हमारा हो गया पी एस इक्वल टू पी नोट ए एक्स है। और मोस्टली अगर क्वेश्चन देखेंगे हम, तो हमेशा हमें सॉल्यूट के मोल दिए जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट के मोल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं या वेट देखने को मिलता है। मोस्टली हमें सॉल्यूट के ही वेट या फिर मोल देखने को मिलते हैं। तो हम अभी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो अब हम इसे किस में चेंज करेंगे? सॉल्यूट में। तो यहाँ पर हमें पता है कि x से बराबर हो जाता है हमारा 1 माइनस एक्स बी। हाँ, तो यहाँ पर पी एस इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। तो जब 1 माइनस एक्स बी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी नोट अपन पी नोट ए एक्स बी हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं एक्स बी की वैल्यू को फाइंड आउट करा जाए तो ये एक्स बी इक्वल टू पी एस माइनस पी नोट ए, गलत हो गया ये होगा पी नोट ए माइनस, हाँ क्योंकि इधर आएगा तो माइनस साइन लेके आएगा ना। तो ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा पी नोट ए। तो जब भी हम इस फॉर्मूले से एक्स बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है बोर और नीट के लिए। अब यहाँ पर बात को समझेंगे कि जो एक्स बी है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसका क्या मतलब है सर? देखिए, कोई कंटेनर था, ऊपर डायग्राम में समझता था। जब भी सॉल्यूशन बनता है तो क्या वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है? बिल्कुल। तो जो सरफेस है उस पर ए के पार्टिकल भी होंगे और बी के पार्टिकल्स भी होंगे। ए के पार्टिकल्स भी होंगे और बी के पार्टिकल्स भी होंगे। अब जब यहाँ सॉल्यूशन में वोलेटाइल नेचर ए का ही है, बी का नहीं है, तो कहीं ना कहीं जगह पर बी भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ मैं, कंटेनर को हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये तो ए के पार्टिकल है और ये कुछ बी के पार्टिकल्स भी हम बनाते हैं। ये हम बी के पार्टिकल बना रहे हैं ब्लैक कलर से। अब इस सरफेस पर जो ए के पार्टिकल्स हैं जो दिख रहे हैं वो तो इजीली वेपर में चले जाएंगे, लेकिन जो बी पार्टिकल्स हैं के नीचे दबे हुए होंगे, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है, जो बी के नीचे दबे हुए होंगे वो इजीली ऊपर नहीं जा पाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी मान लीजिए प्योर लिक्विड है, पूरा जो सरफेस है, पूरा सरफेस है वो वाटर की सरफेस है, तो हर जगह से वेपर बन रही होगी, हर जगह से वेपर बन रही होगी, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट पर मान लीजिए सॉल्यूट भी आ गया है। अब सरफेस में क्या आ गई है? कमी आ गई है, सरफेस कम हो गया है, तो अब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ही एक ही वेपर उठेगी, क्योंकि बी जहां पर होगा वो ए को नहीं जाने देगा, तो वेपर में कमी आ जाएगी। वेपर में कमी आने का मतलब है वेपर प्रेशर में भी कमी आ जाएगी। तो बोला जाता है जब भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, और इस वेपर प्रेशर में कमी आने को ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए बात को? बाकी फॉर्मूला याद रखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट है, जहां इसको और अच्छी तरह हम देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन, अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है, वही 5 क्वेश्चंस, वही वाली बात, एक कम करेंगे बाकी 4 आप करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm of Hg, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें यहाँ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ हमने देखा कि ग्लूकोज बोला है, और ग्लूकोज जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल नेचर को रखता है। तो इस पॉइंट से हमें पता चल गया कि जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होने वाला है, एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। इस फॉर्मूले को हम यूज में लेने वाले हैं। पी नोट ए इज ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब लिक्विड क्या? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें यहाँ बोला है एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट होने वाला है वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 atm, और 1 atm जो बराबर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से हम पी नोट है वो हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 750, ये हो गया 750 अपॉन, नीचे लिखना है पी नोट है मतलब 760। तो यहाँ से हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 760, तो ये हो गया 1/76। ये मोल फ्रैक्शन हो गया हमारे
सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है 1/76। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हमारे पास 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये आपको करने हैं और मेहनत करनी है। और जो भी आज हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे का जो पार्ट है, कल हम दोबारा से मिलने वाले हैं। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, मिलते हैं कल।